दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे इस चैनल पर कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया कहानी का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। तो जो आज की कहानी है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है। यहाँ पर एक परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया एक सरकारी इंजीनियर थे जो नौकरी से रिटायर हो चुके थे। उनकी 3 बेटियां और एक बेटा था। सबसे छोटी बेटी जिसका नाम था रूपल ओगरे। रूपल की उम्र 23 साल थी। रूपल ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर ली थी। वो एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी। घरवाले भी उसके सपने को पूरा करने के लिए राजी थे। इसीलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए रूपल कुछ महीनों के लिए मुंबई जाती है। वो सबसे पहले मुंबई पहुंचती है और रूपल की एक कज़न जो है वो ऑलरेडी मुंबई में ही रहती थी जिसका नाम था ऐश्वर्या। वो वहीं जॉब करती थी। तो रूपल ने अपनी उसी कज़न के साथ ठहरने का वहाँ फैसला किया। वो मुंबई की अंधेरी ईस्ट इलाके में एक सोसाइटी के अपार्टमेंट में रहती थी जिसका नाम एनजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी था। इसी में एक फ्लैट लेकर ये दोनों बहनें किराए पर रहा करती थी। रूपल वहाँ एक प्राइवेट एयरलाइंस के अंडर ट्रेनिंग पर थी। 6 महीने की इस ट्रेनिंग के बाद अब रूपल को आसमान में उड़ना था। रूपल को अब 3 महीने और लगातार ट्रेनिंग करनी थी। उसके बीच वो छुट्टी नहीं ले सकती थी। उसके बाद राखी आती है। राखी का त्यौहार आता है। राखी की और अपने निजी काम की वजह से जो ऐश्वर्या है वो अपने घर रायपुर वापस आ जाती है। उस वक्त रूपल मुंबई के फ्लैट में अकेली ही होती है। रविवार की सुबह रूपल उठकर करीब 10 बजे अपने घर वालों को फ़ोन करती है। उस वक्त ब्रेकफास्ट का वक्त था। तो आधी अधूरी बात करके घर वालों ने कहा कि ब्रेकफास्ट के बाद ही हम बात करते हैं। इसके बाद 1 बजे के आसपास घर वालों ने फिर से रूपल को फ़ोन किया, लेकिन तब रूपल ने फ़ोन नहीं उठाया। रविवार होने की वजह से घर वाले सोचते हैं कि कहीं रूपल सो रही होगी या कोई काम में बिजी होगी। धीरे धीरे दोपहर भी बीत जाती है। दोपहर बीतते बीतते शाम भी हो जाती है और शाम भी बीत जाती है। रूपल ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया था। जब से रूपल मुंबई गई थी तब से रूपल ने कभी इतना वक्त लगाया ही नहीं था और ये बात घर वालों को भी पता थी। फिर रूपल के घर वालों ने देर शाम फ़ोन किया, फिर भी रूपल ने फ़ोन नहीं उठाया। तो घर वालों को चिंता होने लगी। क्योंकि ऐश्वर्या मुंबई में पहले से रह रही थी, इसीलिए घर वालों ने ऐश्वर्या से बोला कि मुंबई में उसका कोई जानकार है तो उसे रूपल का पता करने को बोलो। उसके बाद ऐश्वर्या अपने एक दोस्त को फ़ोन करती है। उसने अपने दोस्त को बोला कि रूपल सुबह से जो है वो फ़ोन नहीं उठा रही, इसीलिए उसने अपने दोस्त को फ्लैट में जाकर देखने को बोला। इसके बाद उसका दोस्त उनके फ्लैट में जाता है। उसे फ्लैट पर जाकर जो वो डोरबेल बजाता है, बहुत देर तक कोई आवाज़ आती ही नहीं है। उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो ऐश्वर्या को बताता है कि कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। फिर वो सोसाइटी के मैनेजमेंट को खबर देता है। तो वहाँ के मैनेजमेंट वाले डुप्लीकेट चाबी बनवा करके गेट खोलने को बोलते हैं। वो ऐश्वर्या से इस बारे में बात करता है तो ऐश्वर्या उसे बताती है कि सोसाइटी के बाहर ही डुप्लीकेट चाबी बनाने वाला बैठा है। ऐश्वर्या का वो दोस्त वहाँ जाता है और डुप्लीकेट चाबी वाले को बुलाकर लाता है। अब चाबी वाले की मदद से दरवाज़ा खोला जाता है। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर जाता है तो इधर उधर देखने के बाद वो बाथरूम की तरफ जाता है। और जैसे ही वो बाथरूम की तरफ जाता है तो जो वो देखता है, जो वो वहाँ पे उस टाइम पे नज़ारा होता है, वो होश उड़ा देने वाला होता है। सामने बाथरूम के फर्श पर रूपल पड़ी थी और पूरा फर्श खून से सना हुआ था। रूपल के जिस्म से भी खून लगभग रिश्ते रिश्ते बंद हो चुका था। गले पर एक तेज कट का निशान था। अब ये मंजर देखकर लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है।
ऐश्वर्या का दोस्त फौरन ऐश्वर्या को सारी बात बताता है। खबर सुनते ही रूपल के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब इस दौरान हाउसिंग सोसाइटी के लोग फौरन पुलिस को खबर देते हैं। मुंबई पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंचती है। फोरेंसिक टीम भी पुलिस के साथ आती है। तमाम फिंगरप्रिंट्स उठाए जाते हैं और फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। फिर पुलिस की जांच शुरू होती है। घर वालों से पूछताछ के बाद पुलिस को इतना तो पक्का हो गया था कि सुबह के 10:30 बजे तक रूपल जिंदा थी, क्योंकि करीब 10:30 बजे रूपल की घर वालों से बात हुई थी। जो भी हुआ वो 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच हुआ था, क्योंकि वो 1 बजे के बाद से फ़ोन नहीं उठा रही थी। पुलिस की कई टीमें बनाई गई और हर एक को जांच का जिम्मा सौंपा गया। सबसे पहले सोसाइटी से जांच की शुरुआत होती है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखती है कि 10 बजे से लेकर शाम तक रूपल के फ्लैट में कौन कौन गया था। सीसीटीवी के अलावा पुलिस बाकी चीज़ों की भी जांच करती है। गेट के एंट्री रजिस्टर को देखा गया। जो गेस्ट उस वक्त सोसाइटी में आए थे उनका नाम और पता चेक किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो पता चला कि रूपल को बाहर से कोई भी गेस्ट मिलने नहीं आया था। रूपल की बिल्डिंग में उस फ्लैट के इर्द गिर्द से 35 लोगों के गुजरने के सबूत मिले हैं। ये लोग उसी बिल्डिंग में रहने वाले थे। उन तमाम लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला वो लोग जो बयान दे रहे थे वो सच थे। अब देर रात हो गई तो अगले दिन फिर से पुलिस की तफ्तीश शुरू हो जाती है। अब पुलिस रूपल का कॉल रिकॉर्ड खंगालती है। पुलिस को लगता है कि रूपल की निजी जिंदगी में कुछ मिल सकता है, परंतु पुलिस को इससे भी कोई सबूत नहीं मिला। इसी बीच रूपल का भाई मुंबई पहुंच जाता है और पुलिस उसके भाई से पूछताछ करती है, परंतु उससे भी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल पाती है। अब पुलिस दोबारा से सीसीटीवी की जांच करती है और जो लोग रूपल के फ्लैट में इर्द गिर्द थे उन 35 लोगों के अलावा कोई भी वहां नहीं आया था। उन 35 लोगों से पूछताछ के बाद भी कुछ नहीं हासिल हुआ। पुलिस को ये पता था कि बाहर से कोई नहीं आया है, कातिल है तो अंदर ही है, लेकिन वो कौन हो सकता है ये ढूंढना अभी बाकी था। क्योंकि वो 35 लोग बेदाग थे। अब उस फ्लैट के पड़ोसियों को और वो 35 लोगों को छोड़कर कातिल हो कौन सकता था। अब पुलिस के हाउसकीपिंग के स्टाफ और सफाई करने वाले इन लोगों के बारे में पूरी लिस्ट उन्होंने मंगवाई, क्योंकि पुलिस को लगा कि अगर इनमें से कोई होगा तो वो ज़रूर गायब होगा। तो उस लिस्ट के सभी सफाई कर्मचारी और वहाँ जो भी मेड आती थी वो सारे के सारे वहाँ उपस्थित थे। अब सोमवार का दिन था और कोई भी गैर हाजिर में नहीं था। अब पुलिस ने सभी कर्मचारियों को और जो मेड वहाँ आती थी उनसे पूछताछ करनी शुरू की। पूछताछ करते करते पुलिस की नज़र एक सफाई कर्मचारी पर पड़ी। उससे पूछताछ करते वक्त पुलिस ने देखा कि उसकी गर्दन पर कुछ ताजी निशान हैं और उसके हाथ पर भी कुछ ताजे जख्म हैं। जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने कहा कि ये कुछ चोट लग गई थी। उस सफाई कर्मचारी का नाम विक्रम अटवाल था। तो उसकी उम्र 35 साल थी और पुलिस को पहले तो उस पर शक हुआ। फिर पुलिस ने उसके बारे में जांच पड़ताल की तो पता चला कि उसकी पत्नी भी इसी सोसाइटी में मेड का काम करती है। अब पुलिस ने एक बार फिर से सीसीटीवी कैमरे को खंगालने का फैसला किया। पुलिस ने विक्रम अटवाल का रविवार को क्या रूटीन था ये चेक करना शुरू किया। अब जब दोबारा देखना शुरू किया तो बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। तभी उनको दिखाई दिया कि सुबह 10:30 बजे विक्रम अटवाल अपनी सफाई कर्मचारी वाली वर्दी में रूपल के फ्लैट वाली उस बिल्डिंग की तरफ जाता है। पुलिस ने देखा कि वो करीब 10:30 बजे अंदर गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि 1:30 बजे के करीब वो बाहर निकल रहा था। अब सवाल ये है कि इन 2-2.5 घंटों में वो कर क्या रहा था। मैनेजमेंट के लोगों से पूछताछ हुई तो वो आमतौर पर सफाई में इतना वक्त लगता है बोले, तो उन्होंने बताया कि 15 से 20 मिनट, कभी कभी बहुत ज़्यादा गंदगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लग सकता है, पर इससे ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन ये बात सिर्फ 2-2.5 घंटे की नहीं थी।
इसके अलावा भी पुलिस ने जब ध्यान से देखा, एक और चीज़ ने उनको चौंकाया। वो ये, जब वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ तब उसने सफाई कर्मचारी की वर्दी पहन रखी थी, लेकिन जब वो 1:30 बजे वापस निकल रहा था तब उसके कपड़े बदले हुए थे। उसने नॉर्मल पैंट और शर्ट डाल रखी थी। अब वहाँ के सोसाइटी के लोगों से पूछा गया कि क्या ऐसा ही होता है कि सफाई करने के बाद कर्मचारियों द्वारा बिल्डिंग में ही कपड़े बदल लिए जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होता है, वो वहाँ से अपनी सफाई वाली ड्रेस में ही जाते हैं। अब ये दोनों चीज़ें पुलिस को खटकने लगी थी। इसके बाद विक्रम को बुलाकर सख्ती से पूछताछ की गई, तो फिर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा, मेरे हाथों ही रूपल का कत्ल हुआ है। पुलिस ने उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि वो उनके फ्लैट में सफाई करने जाता था और पिछले काफ़ी समय से रूपल उसे सफाई को लेकर बात बात पर खरी खोटी सुना देती थी। उन दोनों के बीच काफ़ी समय से अनबन चलती रहती थी और उस दिन वो फ्लैट के अंदर सफाई करने के लिए गया और इससे पहले भी वो उनके फ्लैट में सफाई करने के लिए जाता रहता था। उसे मालूम था कि आजकल रूपल अकेली है, उसकी कज़न जो है वो घर गई हुई है, लेकिन रविवार के दिन उसकी नीयत खराब हो गई और उसकी पुरानी रंजिश भी थी। उसने कहा कि वो अकेली है, तो मैंने वहाँ जाकर रूपल से ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसने मेरा विरोध किया और चिल्लाना शुरू किया, तो फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने चाकू निकाला और उसे मार डाला। पुलिस के दिमाग में तमाम सवाल आ रहे थे। पहली चीज़ ये कि सफाई कर्मचारी अपने साथ चाकू लेकर किसी के घर में सफाई करने क्यों जाएगा। दूसरी चीज़ कि एक सफाई कर्मचारी जब सफाई करने जाता है तो अपने साथ कपड़े चेंज करने के लिए दूसरा जोड़ा कपड़ा लेकर नहीं जाता है। वो ना सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा लेकर गया बल्कि अपने साथ चाकू भी लेकर गया। इसका मतलब ये सब कुछ प्री प्लान्ड था। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उसने यह माना है कि उसको लेकर उसकी नीयत खराब थी और संडे वो इसी मकसद से गया था कि अगर वो विरोध करेगी, अगर वहाँ विरोध होगा तो वो चाकू से उसे मार देगा। मारेगा नहीं, लेकिन उसे डराएगा और उसका मकसद सिर्फ उसे डराना था। परंतु जब वो चिल्लाने लगी तो वो खुद डर गया, वो बहुत ज़्यादा डर गया और उसने चाकू से उसका गला काट दिया। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। चूँकि ये कुछ ही दिन पहले की बात है, इसका कोई अपडेट आया तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, ये थी रूपल ओगरे की कहानी, दर्दनाक कहानी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी सही लगी होगी और इसके बाद भी कोई हमें जानकारी इस पे मिलती है तो वो भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और इस तरह की ही कहानियों को, सच्ची कहानियों को सुनने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और फिर मिलती हूँ एक नई और ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ, फुल अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।